दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित महाकाव्य या एक कालजयी रचना मेला आंचल का रिव्यू करेंगे। हम इसमें समझेंगे इसके प्रमुख पात्रों के बारे में और फिर हम समझेंगे इसकी प्रमुख कहानी क्या है, किस पर आधारित है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इसके पात्रों से। जो सबसे प्रमुख पात्र या केंद्रीय है वो है डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत उपन्यास का केंद्रीय नायक एक युवा आदर्शवादी डॉक्टर है। वह हाल ही में अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी करके मेरीगंज गांव में, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले में है, अपने कार्यभूमि के रूप में चुनता है और वहां अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आता है। दूसरा प्रमुख पात्र है कमली, जो मुख्य नारी पात्र है, डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है और गांव की एक सौम्य युवती। वह एक अज्ञात बीमारी, जो संभवतः मलेरिया या टीबी है, से पीड़ित है। उपन्यास की कथा को भावनात्मक गहराइयां प्रदान करती है। कमली ग्रामीण महिलाओं की दयनीय स्थिति और प्रेम की कोमलता का प्रतीक है। उसके बाद में एक प्रमुख अन्य पात्र है लक्ष्मी महतो, गांव का एक साधारण किसान और मजदूर वर्ग का प्रतिनिधि। वह मेहनती और ईमानदार है, लेकिन गरीबी और शोषण का शिकार है। उपन्यास में वह ग्रामीण संघर्ष, सामाजिक न्याय की मांग को उजागर करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा चौथा प्रमुख पात्र है बालदेव, गांव का एक युवा क्रांतिकारी पात्र जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वह राजनीतिक चेतना और युवा ऊर्जा का प्रतीक है, जो गांव में परिवर्तन लाने के प्रयासों में सक्रिय रहता है। पांचवा पात्र है बावन दास। बावन दास एक बुजुर्ग संगीतकार है और लोक गीतों को गाने वाला है, लोक कलाकार है, जो गांव की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करता है। उसकी मृत्यु उपन्यास में एक मार्मिक प्रसंग है, जो ग्रामीण की जीवन की क्षण भंगुरता को प्रदर्शित करती है। दोस्तों इसके अलावा एक अन्य प्रमुख पात्र, जो छठवां प्रमुख पात्र है, वो है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद कमली का पिता एक जमींदार और प्रशासनिक अधिकारी है। वह शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अंतर्मन में मानवीय कमजोरियां भी प्रदर्शित करता है। उपन्यास में वह सामाजिक असमानता के प्रतीक के रूप में उभरता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस उपन्यास में प्रमुख 6 पात्र हैं। इसके अलावा भी इसमें कई पात्र हैं। इसमें लगभग 256 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैंने जिसके बारे में बताया ये प्रमुख पात्र हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख पात्रों के अलावा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेला आंचल है, मेला आंचल उपन्यास बिहार के पूर्णिया जिले में एक गांव है मेरीगंज। ये एक काल्पनिक गांव है, उस पर आधारित है। ये उपन्यास 1954 को पब्लिश हुआ था और इसमें जो कहानी लिखी गई है उसका काल लगभग 1946 के आसपास है, मतलब स्वतंत्रता के लगभग एकदम पहले का। यह एक आंचलिक ग्रामीण परिवेश पर आधारित उपन्यास है, जो गांव की समस्याओं को, जैसे बीमारियां, महामारी, मलेरिया, टीबी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जमींदारी प्रथा, इस पर आधारित है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इसकी कहानी की कि क्या कहानी है, उसको हम संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। उपन्यास का पहला दृश्य, जो कि एक गांव का परिदृश्य है। फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यास की पहली पंक्ति ही आंचलिकता की झलक देती है। मेरीगंज गांव के पास का रास्ता धूल, कीचड़, गड्ढों भरा। जून की गर्मी में सूरज तप रहा है। मेरीगंज बिहार के पूर्णिया जिले का एक काल्पनिक गांव। ये एक परिदृश्य है, पहले पेज पर ये बातें लिखी हुई हैं। चारों तरफ धान के खेत, दलदल, मच्छरों का आतंक। गांव में मलेरिया का भयंकर प्रकोप है। लोग बुखार से मर रहे हैं। अपने इलाज के लिए ओझा, गुणी, झाड़ फूंक करने वाले लोगों पर जाते हैं, उन्हीं से अपना इलाज करवाते हैं। अब हम
इसकी कहानी को समझते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत किस प्रकार से होती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, जो मुख्य पात्र है डॉक्टर प्रशांत, उनका गांव में आगमन होता है। वो बस से उतरते हैं, हाथ में डॉक्टरी का बैग है, कंधे पर झोला, सिर पर टोपी। वह शहर से पढ़ा लिखा आदर्शवादी युवक है। उसका सपना गांव के वातावरण में फैली बीमारियों को रोग मुक्त करना है। बस ड्राइवर उसे चेतावनी देता है, साहब, डॉक्टर, यहाँ मलेरिया आप खा जाएगा, दवा पर भरोसा करते हैं, दवा पर नहीं। प्रशांत मुस्कुराता है और कहता है, मैं यहीं रहूंगा और डिस्पेंसरी खोलूंगा। जैसे ही वो प्रशांत गांव में एंटर करता है तो लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगती हैं। गांव के लोग डॉक्टर को देखकर उत्सुक होते हैं, लेकिन संदेह भी करते हैं। बच्चे चिल्लाते हैं, डॉक्टर बाबू आए हैं। औरतें पर्दे के पीछे से झांकती हैं। बुजुर्ग कहते हैं, शहर का डॉक्टर यहाँ 2-3 दिन भी नहीं टिकेगा। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग एज ग्रुप के लोग अलग अलग प्रकार की कमेंट्स और टीका टिप्पणी कर रहे हैं। गांव में रहने वाले तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, जो गांव के प्रभावशाली जमींदार हैं, उनको खबर मिलती है कि गांव में कोई डॉक्टर आया है। तो वो सोचते हैं, ये नया डॉक्टर क्या कर लेगा, हमारे मछली के तालाब में डीडीटी डालेगा तो मछलियां मरेंगी, हमारी कमाई बंद हो जाएगी। जैसे ही डॉक्टर प्रशांत गांव में आते हैं तो उनके सामने सबसे पहली चुनौती होती है कि जगह की तलाश करके उसमें डिस्पेंसरी खोलना। प्रशांत को एक पुराना जर्जर मकान मिलता है डिस्पेंसरी के लिए। दीवारें टूट रही हैं, छत में छेद है, फर्श पे कीचड़, कोई बिजली नहीं, कोई दवा नहीं, कोई सहायता या कोई सहायक भी नहीं है। वो खुद सफाई करता है, दवाइयाँ मंगवाता है, मरीजों को बुलाता है। पहला मरीज आता है, जो एक बच्चा है जिसे मलेरिया है। प्रशांत कुनैन की गोली देता है। बच्चे की माँ डरती है, यह गोली नहीं, जहर है, लेकिन बच्चा उस गोली को खाने के बाद ठीक हो जाता है। ये देखकर लोगों में थोड़ा आशा जागती है, डॉक्टर पे विश्वास बढ़ने लगता है। इसके साथ ही अब डॉक्टर प्रशांत का कमली, जो कि मुख्य महिला पात्र है, उससे परिचय होता है। कमली मुख्य नायिका है। वो विश्वनाथ, जो गांव के जमींदार और तहसीलदार है, उनकी बेटी है। सुंदर, कोमल, लेकिन बीमार रहती है। उसे बार बार बुखार आता है। लोग कहते हैं ओझा ने उसे बांधा है, ओझा ने कुछ उस पे किया है। प्रशांत पहली बार कमली को देखता है। वह डिस्पेंसरी के बाहर खड़ी है, पर्दे में लिपटी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी लेकिन उदास। प्रशांत पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? कमली शर्मा कर चली जाती है। वह प्रेम की पहली झलक है, बिना बोले, बिना छुए। इस प्रकार प्रशांत की कमली से पहली मुलाकात होती है। इसके साथ ही फणीश्वरनाथ रेणु ने गांव की दिनचर्या और लोक संस्कृति की झलक को भी बड़े ही अच्छे से उकेरा है, जो गांव की आत्मा को जीवंत करते हैं। बावन दास एक बुजुर्ग गायक हैं। लोक गायक विरह गीत गाते हैं और गांव की संस्कृति को उकेरते हैं। गांव में कजरी मेला, एक प्रसिद्ध बिहार में मेला लगता है कजरी का, उसकी तैयारी चल रही है। इस प्रकार गांव के वातावरण को दिखाया गया है। इसके साथ साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी झलक देखने को मिलती है। चूंकि यह उपन्यास लगभग 1946 के समय पर आधारित है, तो स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर है। बालदेव नामक एक युवा क्रांतिकारी गांव में किसान सभा की बात करता है। लोग लेकिन गांधी और नेहरू, सुभाष का नाम लेते हैं। गांव में जमींदारों का दबदबा है। इस प्रकार हमने देखा कि शुरुआत में ही मुख्य जो शुरुआत हुई है हमारे उपन्यास की, उसमें सभी पात्रों को
सम्मिलित किया गया है और उनके बारे में संक्षिप्तता से बताया गया है। कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर प्रशांत चाहता है कि गाँव में मच्छरों का प्रकोप है तो डीडीटी का छिड़काव किया जाए। लेकिन इस बात की खबर सुनते ही विश्वनाथ, जो कि जमींदार है गाँव का दबंग, उसको ऐतराज होता है, क्योंकि गाँव में मच्छरों का आतंक है। दलदली जमीन में, पानी में मलेरिया से मौतें हो रही हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब प्रभावित हैं। लोग ओझा और गुणी के पास ज़्यादातर जाते हैं, कुछ ताबीज बंधवा लेते हैं। डॉक्टर प्रशांत डीडीटी छिड़काव करवाने का प्रयास रखता है। वह जिलाधिकारी से अनुमति लेता है। डीडीटी टीम आती है, लेकिन उसका तहसीलदार के लोगों द्वारा विरोध करवाया जाता है। जमींदार द्वारा कड़ा विरोध होता है। जमींदार कहता है कि डीडीटी डालोगे तो मछली मर जाएंगी, तालाब से हमारी कमाई बंद हो जाएगी। गांव वाले भी भ्रमित हैं। कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। उन्हें गांव के लोगों को डॉक्टर प्रशांत की बातें सही लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, डीडीटी जहर है, इससे पूरा वातावरण जहरमय हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। प्रशांत तर्क देता है, मछली मरेगी या इंसान, आप लोग तय करें कि मछली मरने का आपको ज़्यादा भय है कि इंसानों के मरने का भय। इंसान तो मर ही रहे हैं मलेरिया की वजह से। पहले जान बचाओ अपनी, मछलियों के बारे में बाद में सोचना। अंत में आधा अधूरा छिड़काव होता है। मलेरिया कुछ कम होता है, लेकिन पूरी तरह से रुकता नहीं है। लेकिन प्रशांत की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे कमली और प्रशांत का प्रेम आगे बढ़ता है। कोमलता और बाधाएं प्रेम का विकास होता है। कमली को प्रशांत बहुत अच्छा लगता है। कमली का इलाज करने के लिए, जैसा कि कमली बीमार रहती है, प्रशांत उसके घर पे भी आता जाता है और उनके बीच प्रेम बढ़ जाता है। प्रशांत नियमित इलाज करता है, कोनेन, पेनिसिलिन देता है, रात में उसके घर भी जाता है। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। कमली पूछती है एक दिन, आप शहर में क्यों नहीं रहते? प्रशांत कहता है, गांव को बचाना है, तुम्हें बचाना है, इसीलिए तो मैं गांव में आया हूं। प्रेम की पहली अभिव्यक्ति होती है। कमली कहती है, जब आप आते हैं बुखार कम लगता है। लेकिन दोनों की शादी में भी बाधाएं हैं, क्योंकि प्रशांत ब्राह्मण जाति का है और कमली कायस्थ जाति की। उस समय जात प्रथा का बड़ा ही वर्चस्व था। जात पात के लोग एक जात में ही शादी करते थे। इंटरकास्ट मैरिज उस समय एक्सेप्टेबल नहीं थी। धीरे धीरे तहसीलदार को शक होता है, यह डॉक्टर मेरी बेटी के पास ज्यादा क्यों आता है, और वो डॉक्टर प्रशांत पर डाउट करने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है। बिट्टन की शादी होती है। बिट्टन लक्ष्मी महतो की बेटी है, जो 14 वर्ष की है, और उसकी शादी तय हो जाती है। दहेज में 500 रुपए और एक गाय और बर्तन की बात होती है। लक्ष्मी महतो एक साधारण किसान है। वो कर्जा लेकर 300 रुपए की व्यवस्था करता है, 20% ब्याज पर। शादी के दिन बारात आती है। दहेज कम होने का उल्हाना देते हुए समधी कहते हैं कि 500 रुपए की मांग की थी, आप 300 रुपए लेके आए हो, बारात वापस ले जाऊंगा। लक्ष्मी रोता है और गिड़गिड़ा के कहता है कि मैं बाकी रकम भी आपको लौटा दूंगा, बाकी का दहेज आपको मैं लौटा दूंगा। शादी हो जाती है। बिट्टन ससुराल जाती है, लेकिन ससुराल में अत्याचार शुरू हो जाता है। प्रभाव यह पड़ता है कि लक्ष्मी कर्ज लेते लेते कर्ज में डूब जाता है। रेणु साहब ने बड़े ही गहराई से गांव में उस समय व्याप्त गरीबी और दहेज प्रथा
बाल विवाह की कठोर सच्चाई को दिखाया है। कहानी बढ़ती है आगे। कजरी मेला का आयोजन होता है। कजरी मेला बारिश के मौसम में लगने वाला एक मेला। उसमें लोकगीत होते हैं, नाच कूद, मिठाइयाँ, झूले। बावन दास जो कि एक लोक गायक है, एक विरह गीत गाता है। का करी सैया मोरे अंगना में बरसात भई, मच्छर काटे बुखार चढ़े, कोई लवा बोलत नाही। प्रशांत और कमली भी मेले में मिलते हैं। कमली झूला झूलती है, प्रशांत दूर से उसे देखता है और प्रेम की कोमल छुअन को महसूस करता है। अब स्वतंत्रता मिलने वाली है तो गांव में झंडा वंदन और झंडा फहरानों के लिए झंडा कौन फहराएगा, इसके लिए टकराव होता है। बालदेव जो कि युवा क्रांतिकारी है, कहता है कि मैं झंडा फहराऊंगा, जबकि विश्वनाथ कहता है कि झंडा मैं फहराऊंगा। वो कांग्रेस, गांधी, नेहरू और सुभाष को मानने वाला है। बालदेव किसान सभा बनाने का समर्थक है और उसकी प्रमुख मांगे हैं जमींदारी उन्मूलन, दहेज बंद, मजदूरी बढ़ाना। लोग उसकी सभाओं में आते हैं लेकिन डरते भी हैं। इस प्रकार गांव में कांग्रेस वर्सेस समाजवादी सोच का टकराव होता है। कांग्रेस वाले गांधी जी की जय बोलते हैं। समाजवादी जो बालदेव उनका नेतृत्व कर रहा है, जमींदार मुर्दाबाद कहता है। तहसीलदार कांग्रेस के साथ है। दोनों में झगड़ा भी होता है। झंडा फहराने का पूरा अभ्यास भी होता है कि 15 अगस्त की पूर्व सूचना मिलती है कि कौन झंडा फहराएगा। इस पर काफी विवाद होता है। झंडा तहसीलदार फहराएगा या बालदेव। इसके बाद कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। इसमें एक मार्मिक दृश्य आता है। कमली की मृत्यु होती है। यह उपन्यास का सबसे मार्मिक क्षण है। कमली की बीमारी संभवतः मलेरिया या टीबी से होती है। कमली अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है। डॉक्टर प्रशांत दिन रात उसका इलाज करता है। वह पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाता है, दवाइयां देता है, लेकिन गांव में उचित चिकित्सक सुविधाएं नहीं हैं। कमली की हालत बिगड़ती चली जाती है और वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। कमली की सांसें धीमी पड़ती हैं। प्रशांत उसका हाथ हाथ में थामे बैठा है। कमली धीरे धीरे मुस्कुराती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य अत्यंत भावुक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने इसे बहुत ही संयमित और कोमल भाषा में लिखा है। कमली की आंखें बंद हो गईं। उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई बच्ची सो गई हो। कमली की मृत्यु डॉक्टर प्रशांत के आदर्शवाद का अंत और गांव की अस्वस्थता की पराकाष्ठा का प्रतीक है। प्रशांत कमली की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से टूट जाता है। कमली की मृत्यु के बाद प्रशांत पूरी तरह बिखर जाता है और सोचता है, मैंने क्या किया। एक लड़की को बचाने की कोशिश की और हार गया। यह गांव मुझे निगल जाएगा। वह गांव छोड़ने का फैसला करता है। उसका आदर्शवादी जोश अब थकान और निराशा में बदल चुका है। वह अपनी डिस्पेंसरी की चाबी डॉक्टर जफर को, जो कि एक सहायक चिकित्सक है, को सौंप देता है और प्रशांत ट्रेन पकड़कर शहर लौटने की तैयारी करता है। गांव में स्वतंत्रता आती है। स्वतंत्रता का जश्न होता है, लेकिन वो जश्न एक खोखला है। गांव में झंडा फहराने का आयोजन होता है। कांग्रेस वाले, समाजवादी गुट, बालदेव का जो समूह में खूब झगड़ा होता है झंडा फहराने को लेकर। अंत में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद झंडा फहराते हैं। यह व्यंग्य है। पुराना शोषक वर्ग ही नया नेता बन गया है। स्वतंत्रता मिली है लेकिन वो खोखली है। शोषण उसी प्रकार से होता रहेगा, यह दर्शाया गया है। लोग नारे लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, लेकिन गरीबी, भूख, बीमारी जस की तस है। अब इस उपन्यास का अंतिम दृश्य का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी का खेत है जो जीवन की निरंतरता को दर्शाता है।
लक्ष्मी महतो अपनी खेत में हल जोत रहा है, उसके पास नया बीज है जो नई उम्मीद को दर्शाता है। वो गुनगुनाता है, धरती मैया की जय, अब की फसल अच्छी होगी। लेकिन पृष्ठभूमि में डॉक्टर प्रशांत की ट्रेन गांव से दूर जा रही है। आकाश में बादल हैं, बारिश की संभावना है जो नई फसल का संकेत है। लेकिन मेला आंचल अभी भी मेला है, यानी गांव की समस्याएं बनी हुई हैं। उपन्यास का अंतिम वाक्य उपन्यास का अंतिम वाक्य है, उसमें ट्रेन की सीटी दूर गूंज रही थी। लक्ष्मी ने हल की मूठ कसकर पकड़ रखी है और आगे बढ़ गया है। यह वाक्य दो विपरीत दिशाओं को दिखाता है। पहला, प्रशांत शहर आधुनिकता की हार को दर्शाता है क्योंकि वह दूर जा रहा है। लक्ष्मी गांव की परंपरा संघर्ष को दिखाता है जो अब आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ये उपन्यास का अंत हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ गलतियाँ हुई हों तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू दोस्तों।